Hello friends, welcome to Life Prep. Today we have boot camp session for the chapter Morphology of Flowering Plant. क्लास 11th एनसीईआरटी में बॉटनी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। देखो ये चैप्टर को लेके बहुत डिलेमा है। पहले इसके जो सिलेबस था उसमें बहुत सी चीजें थी जो अभी डिलीट हो गई हैं। जैसे अगर आप नोटिस करो तो रूट के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, लीफ के मॉडिफिकेशन डिलीट हो गए हैं। एट द सेम टाइम फैमिलीज भी 2 डिलीट हो गई हैं। ठीक है, सो पहले इस चैप्टर को लेके बहुत सा डिलेमा था, आज भी है बच्चों के दिमाग में कि इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है। एक बायस ये रहती है कि मॉर्फोलॉजी तो याद करने का चैप्टर है, सो व्हाई टू वरी अबाउट लर्निंग इट अर्ली, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे। ऐसा करके बच्चों के दिमाग में एक बायस रहता है। अब उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी चैप्टर को डिले करते जाते हो, इफ यू डिले इट कि हम उसको चलो इसको अप्रैल में रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि उस चैप्टर की डिटेल्स उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाती है। सो मेरा पहला सजेशन ये है कि ये चैप्टर को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीटली अच्छे से आप रिवाइज करो। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट में नहीं हो रखा है, इफ यू हैव नॉट फिनिश दिस चैप्टर येट, तो जल्दी से इसको पढ़ करके इसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। देखो याद करना तो ये चैप्टर में है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस्टेक फॉर एग्जांपल्स, लेकिन कहाँ पे याद करना नहीं है। सो यू हैव टू लर्न एट ऑल स्टेप्स। अगर आप मेडिसिन में भी जाओगे, सो इन मेडिसिन यू लर्न अबाउट एनाटॉमी, बहुत याद करने का है। यू हैव टू स्टडी अबाउट इंसर्शंस ऑफ नर्व्स, इंसर्शंस, तो बहुत सी चीजें, मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, मसल अटैचमेंट के बारे में पढ़ना है, लिगामेंट्स के नाम पढ़ने हैं। फार्मेकोलॉजी में आप जाओगे, उसमें आपको दवाओं के नाम याद रखने हैं, डोसेज याद रखना है। तो कहाँ याद करने का नहीं है, इट हैज टू बी लर्न एवरीवेयर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे डिस्करेज हो जाओ कि दिस चैप्टर इज अबाउट लर्निंग, सो लास्ट में एकदम पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये रॉन्ग अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच क्या है कि जल्दी एक बार आप इसको सीरियसली पढ़ लो। तो आज बूट कैंप का गोल ये है कि एक बार इसको सीरियसली रिव्यू कर लेते हैं चैप्टर को। सो विल हैव अ रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। याद रखना इसमें बहुत से लिंक एक दो छुपे हुए हैं जो बच्चों को अपने से नहीं समझ में आते हैं, तो वो एक दो लिंक्स भी मैं दिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ पूरा ये चैप्टर एनसीईआरटी से थोड़ा देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक आउट योर नोटबुक्स, ऑल्सो टेक आउट योर एनसीईआरटी। उसके ऊपर एनोटेट करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी तुम्हारी है, उसके ऊपर बहुत सी व्हाइट स्पेसेस है, उसके ऊपर एनोटेट करना बहुत जरूरी है। और अगर ये जो डॉक्यूमेंट जो भी मैं एनोटेट करके लिख रहा हूँ, इसका नोट भी पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा लाइफ प्रेप ऐप पे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली हम लोग को रूट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद रूट के बारे में दिया है। प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट क्या है। ठीक है, टैप रूट, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट स्टेम के बारे में पढ़ना है कि हाउ इज स्टेम डिफरेंट फ्रॉम रूट। उसके बारे में एनसीईआरटी ने अच्छे से एक कंसेप्ट बिल्ड किया है। उसके बाद लीव्स के बारे में है, उसमें याद होगा लीफ के पार्ट्स, लीफ के टाइप्स, लीफ की फिलोटैक्सी, लीफ का वेनेशन, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद एनसीईआरटी फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस पे आ गया है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, रेसिमोज, साइमोज। देन यू हैव फ्लोरल वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनके कोहेशन, उनके एडेशन और उसके एग्जांपल्स। जैसे कि याद है, सारे स्टेमेन मिल करके एक बंडल में है मोनोअडल्फस, 2 बंडल में है डायडल्फस, सब फ्री है पॉलीएंड्रस, तो वो सब ये वाले सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद सीड एंड फ्रूट, तो अब इसलिए इसके बारे में दिया है, एक डाइकॉट सीड का एक और मोनोकॉट सीड का एक। मोनोकॉट में मेज सीड पढ़ेंगे आज, और उसके साथ साथ फ्रूट के बारे में याद है एटलीस्ट 2 फ्रूट को देखेंगे, मैंगो और कोकोनट, जिसको हम लोग ड्रूप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें याद रखना मस्टर्ड फैमिली लिया है, ब्रासिकेसी के रिस्पेक्ट में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हम लोग फैमिली का पढ़ेंगे। और एक फैमिली देखेंगे सोलेनेसी। चलो आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर। स्पॉइलर ये है कि लास्ट ईयर बहुत सा लोगों में डाउट था कि ये चैप्टर से मालवेसी के क्वेश्चंस आएंगे, रेनुनकुलेसी के क्वेश्चन आएंगे, कंपोजिटी के क्वेश्चन आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आप अगर नोटिस करो तो 2024 के नीट एग्जाम में दे हैव बेसिकली asked from new NCERT. So what I am going to do is I am going to teach from new NCERT। जो न्यू एनसीईआरटी है वही मैं पढ़ाने वाला हूं, और जो एडिशनल सिलेबस है उसके लिए अदर से कुछ लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ये मैं कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाने जा रहा हूं, एंड यू टेक माय वर्ड्स फॉर इट कि यही नीट एग्जाम में आ रहा है। देखो जो एडिशनल न्यूली एडेड फैमिलीज हैं उनसे क्वेश्चन 2024 के नीट में नहीं आए। क्यों नहीं आए?
क्योंकि वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। सो जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है उससे नीट में क्वेश्चन देना ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है, इसलिए जनरली नहीं आता है। आप नोटिस करो नीट एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ 4 साल में एक बार 2016 में, 2019 में, 2021 में एक दो क्वेश्चन नीट के बाहर आ गए, एनसीईआरटी के बाहर आ गए, बट दैट डज नॉट मैटर। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि न्यू एनसीईआरटी को 100% फॉलो करो। यही बात मैं लास्ट ईयर भी वीडियो में बूट कैंप में बोला और इस बार भी यही बात बोल रहा हूँ कि फॉलो लेटेस्ट एनसीईआरटी। अगर पुरानी एनसीईआरटी से लेटेस्ट एनसीईआरटी का कहीं कंफ्लिक्ट है, फॉलो लेटेस्ट एनसीईआरटी। पुराने एनसीईआरटी में दिया है कि द वर्ड वायरस वाज कॉइन्ड बाय इवानोस्की और नए एनसीईआरटी में दिया है इट वाज कॉइन्ड बाय बेजरनिक। तो आप नए एनसीईआरटी को फॉलो करो। अल्टीमेटली वी आर नॉट द वन टू जज। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर बनेगा, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इवेल्युएट होगा, और जो सिलेबस भी है और जो नीट 2024 का पेपर भी है अगर आप देखो तो कंप्लीटली फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। तो जस्ट रिमेंबर न्यू एनसीईआरटी है, इसको लेके ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो न्यू एनसीईआरटी से हम लोग ये करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेट्स डू इट। सबसे पहले, इससे भी पहले एनसीईआरटी ने बात करी है इनके बारे में, कैथरीन ईसा के बारे में, ठीक है। सो नाम याद रखो साइंटिस्ट का, कैथरीन ईसा। कैथरीन ईसा वॉज born in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 from the United States. तो आप ऐसे बोल सकते हो she was Ukraine born American botanist. Ukraine born American botanist. She reported in her early publication that curly top virus. तो देखो क्वेश्चन बनने का एक पॉइंट मिल गया। हम लोग को पैराग्राफ में ये खोजना रहता है कहां से क्वेश्चन बनेगा। सो एक पॉइंट मिल गया, कर्ली टॉप वायरस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीटीवी। ये एक प्लांट वायरस है, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स इन प्लांट बॉडी थ्रू फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू। सो एक सवाल बन गया कि कर्ली टॉप वायरस कैसे फैलता है प्लांट में, फ्लोएम टिश्यू से फैलता है। हाउ डज कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स विद इन प्लांट थ्रू फ्लोएम। ठीक है, देखो प्लांट में कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है, ब्लड नहीं है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर लिम्फ नहीं है। सो प्लांट में वायरस ब्लड से तो फैलेगा नहीं, कंडक्शन सिर्फ जाइलम फ्लोएम में हो रहा है। और उसमें से याद रखना कि फैलता किससे है वायरस, एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में थ्रू फ्लोएम। नाउ डॉक्टर ईसा विच मीन्स हर, इनके पहली किताब का नाम क्या लिखा है, प्लांट एनाटॉमी। पहली किताब बुक का क्या नाम है, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। ये बुक के बारे में लिखा है कि ये बहुत डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच थी टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। एक अच्छी बुक लिखा, प्लांट एनाटॉमी। अब ये बुक का नाम ही है, सब्जेक्ट भी वही है और नाम भी वही है, ठीक है। एंड एन इनॉर्मस इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड, लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवाइवल इन द डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छी बुक लिखा। नेक्स्ट उसके बाद एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। तो अब देखो दो पब्लिकेशन या दो बुक का नाम यहाँ पे आ गया। सो व्हाट आर द टू बुक्स बाय कैथरीन ईसा। पहली बुक का नाम, सब्जेक्ट का नाम भी वही है, बुक का नाम भी वही है, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। और दूसरी बुक का नाम एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। नेम टू पब्लिकेशंस बाय कैथरीन ईसा, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। नाउ इट वाज रेफर्ड टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। देखो तुमने सुना होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वैसे ही डिक्शनरी होती है मिरियम वेबस्टर्स। तो वेबस्टर्स डिक्शनरी की तरह ही उसको कंपेयर किया गया है कि जैसे कि वेबस्टर है, वेबस्टर इज अ वेरी फेमस एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी, वैसे ही इनकी जो सेकेंड वाली बुक है ये वाली एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, इसके बारे में लिखा है कि इट इज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। सो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वाली बुक को वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, सेकेंड वाली बुक को एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को। नेक्स्ट 1957 शी वाज इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये अमेरिका की एजेंसी है, एनएएस बोलते, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, बिकमिंग द 6th वुमन टू रिसीव दैट ऑनर। In addition to this prestigious award, she received National Medal of Science from President George Bush. When Catherine Issa died in the year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology at Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field. इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। ना अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फो और लॉजी दो सेगमेंट है वर्ड में। सो मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब रूप और स्वरूप।
ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर of life forms is called morphology. So morphology is that branch of biology which deals with study of form and structure. Form and structure. ठीक है, मॉर्फोस मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मॉर्फो, और लॉगोस मतलब स्टडी। सो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। वेरी गुड। अब इंटरेस्टिंगली मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स या स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मॉर्फोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम लोग जनरली बोलते हैं आइडोनॉमी, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। इंटरनल या फिर इन्वेजिव स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, और एक्सटर्नल स्टडी को क्या बोलते हैं, आइडोनॉमी। इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी, हालांकि इसमें एक्सटर्नल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मोर कॉमनली मॉर्फोलॉजी इज यूज्ड फॉर आइडोनॉमी। मतलब व्हेन वी से मॉर्फोलॉजी इन जनरल वी मीन आइडोनॉमी, मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ऑर्गेनिज्म को बाहर से जनरली पढ़ने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, अंदर से पढ़ने को एनाटॉमी बोलते हैं। सो पॉपुलर ये है कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज, लेट अस कॉल इट जस्ट मॉर्फोलॉजी। तो ये पॉपुलर है, लेकिन व्हाट इज पॉपुलर इज नॉट ऑलवेज 100% लिंग्विस्टिकली करेक्ट। लिंग्विस्टिकली करेक्ट मैंने बता दिया, आइडोनॉमी, एनाटॉमी। ठीक है, चलो। एनीवेज, मॉर्फोलॉजी में याद रखना कि बड़े लेवल पे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना जरूरी नहीं है। मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की पढ़ाई है किसी भी लिविंग सिस्टम की। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी सेल मॉर्फोलॉजी। Some cells are rod shaped, some bacterial cells are spherical, some have this kind of colony, some have that kind of colony. इतना ही नहीं, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना कि सेल ऑर्गेनेल मॉर्फोलॉजी, सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखो जनरली किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो सेल की भी है, सेल ऑर्गेनेल की भी है। So at any level of biological organization, whether it is tissue or is it organism as a whole or is it the cell organelle, तो किसी भी लेवल पे हम लोग जब स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, so that structural biology is called as morphology. स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का मतलब ही क्या है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of form and structure is called morphology. Okay, very good. Now the root. ठीक है, रूट। अब ध्यान से सुनना, रूट किसको बोलते हैं, वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली पूछो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। रूट बोलेंगे किसको, थिंक अबाउट इट, किसको रूट बोलेंगे। सो जनरली हम लोग रूट बोलते हैं उसको, नहीं देखो, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जो एम्ब्रियो के रेडिकल से निकल रहा है वही रूट है, जबकि ये फॉल्स है। वो एक तरह का रूट है, लेकिन रूट तो लीफ के एजेस से भी निकल सकता है, रूट तो नोट से भी निकल सकता है। बनियन ट्री में रूट तो स्टेम की ब्रांचेस के आगे चल के एडवेंटिशियस ब्रांचिंग से भी निकलता है। सो रूट तो बहुत जगह से निकल रहा है, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो हम लोग रूट बोलेंगे किसको, ये उसके ओरिजिन पे नहीं डिपेंड करता, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। सो रूट बोलेंगे किसको, ये एक्चुअली उसके ओरिजिन पे नहीं, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसको रूट बोलेंगे, that does not depend upon origin of structure but rather on function of structure। ठीक है, सो एनीवेज रूट किसको बोलेंगे, रूट हम लोग बोलते हैं प्लांट के वो पार्ट को जो कैसा हो, जनरली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। व्हाट डू यू मीन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब लाइट से दूर जाए। ठीक है, आप और जमीन के अंदर जाए, ग्रेविटी के साइड जाए तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पानी की तरफ जाए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जनरली रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अरे सॉइल में से या हाइड्रोपोनिक है तो वाटर सोल्यूशन में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। रिमेंबर, रूट सेल्स डू नॉट एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सॉइल और सोल्यूशन, दे ओनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो रूट का काम क्या है, रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, एक काम है। दूसरा काम है प्लांट को रोके रखना। जमीन के अंदर प्लांट खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्योंकि
रूट उसको एंकर किए हुए सॉइल से, ठीक है, एंकरेज। कई कई रूट जो है वो अपना फंक्शन मॉडिफाई कर लेती है, तो समटाइम्स रूट बिकम स्टोरेज रूट। बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरेज रूट इज स्वीट पोटैटो, जो अपने सिलेबस में है, दूसरे चैप्टर में भी आया है, स्वीट पोटैटो। याद रखना, स्वीट पोटैटो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। पोटैटो स्टेम ट्यूबर है और स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर है, ये याद रखना, दूसरे चैप्टर में आया है, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। और भी रूट के बहुत सारे काम है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट जो है वो प्लांट हार्मोन्स बनाता है, ये भी दूसरे चैप्टर में आया है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर द बेसिक आइडिया इज, रूट का जो नाम है इससे नहीं आया है कि रेडिकल से बनेगी तो ही रूट है, नहीं। रूट इज अ फंक्शनल टर्म। रूट बेसिकली मीन्स प्लांट का वो स्ट्रक्चर, प्लांट का वो सिलेंडर जो लाइट से अपोजिट जाता है और ग्रेविटी और वाटर की तरफ जाता है। नाउ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने वाली एक रूट है, इसमें एक एक्सेप्शन लिख लो आप, एक्सेप्ट न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स जो है एक खास तरह की रूट होती है जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। जैसे एक प्लांट होता है राइजोफोरा, उसकी रूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, उसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स किस में पाई जाती है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है पिछले साल वाली, तो उसमें राइजोफोरा दिया था, ठीक है। सो राइजोफोरा में क्या पाई जाती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट पाई जाती है, और ये बेसिकली एंटी ग्रेविटी जाती है, मतलब नॉर्मल रूट नीचे जाती है, ये वाली अपोजिट जाती है गैस एक्सचेंज के लिए। मार्शी एरिया में राइजोफोरा पाया जाता है वहां पे। एनीवेज, लेट्स टॉक मोर अबाउट रूट। सो रूट का ये नॉर्मल फंक्शन है, कुछ एडाप्टिव फंक्शन भी है। एनीवेज, रूट का डिस्कशन तो चलता रहेगा। लेट्स टॉक मोर अबाउट काइंड्स ऑफ रूट। तो दो रूट के बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है, न्यू एनसीईआरटी में। पहली रूट कौन सी, प्राइमरी रूट, और ये बहुत आसान है। प्राइमरी रूट उसको हम लोग बोलते हैं जो डेवलप करती है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से। सो डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल रेडिकल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस। अगर रूट रेडिकल से बन रही है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से, तो उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और जो रूट रेडिकल को छोड़ के किसी भी और प्लांट पार्ट से बन रही है, उसको हम लोग सेकेंडरी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। सो प्राइमरी रूट किसको बोलेंगे, जो रेडिकल से बने, और रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी बने तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। सो एडवेंटिशियस रूट क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट इज दैट रूट विच डेवलप्स फ्रॉम any part of plant other than radical, रेडिकल को छोड़ दो, उसके बिसाइड्स कहीं से और बने तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। नाउ एनी पार्ट क्या क्या हो सकता है, लेट्स थिंक अबाउट इट। कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, लीफ के मार्जिन से बन सकती है। लीफ के मार्जिन से रूट किसमें बनती है, एग्जाम्पल लिख लो आप, ब्रायोफिलम। नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार नीट में आया हुआ है, लिख लो ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है, ये लीफ है, ठीक है, और इसके मार्जिन पे बड बनती है और इसमें रूट होती है। अब आप नोटिस करो कि ये जो रूट बनेगी, यहाँ पे जो रूट बन रही है, तो यहाँ तो लीफ है, देयर इज नो रेडिकल हियर। रेडिकल तो सीड में होती है, एम्ब्रियो में होती है, तो यहाँ तो रेडिकल नहीं है, यहाँ तो लीफ मार्जिन से बन रही है रूट। दिस रूट इज एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लिख लो आप, नोड्स ऑफ स्टेम। नोड्स ऑफ स्टेम से भी बनती है एडवेंटिशियस रूट। आइज ऑफ पोटैटो में भी बनती है, आइज ऑफ पोटैटो में भी एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो स्वीट पोटैटो की रूट है, ये भी एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। नेक्स्ट लिख सकते कि बेस ऑफ स्टेम से भी बनती है। बेस ऑफ स्टेम से किस में बनती है, ग्रासेस में एडवेंटिशियस रूट निकलती है। सो एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल से नहीं बनती, उसका करंट सिलेबस में 4 एग्जाम्पल याद रखना। पहला एग्जाम्पल क्या, लीफ के मार्जिन से बन रही है, लीफ के मार्जिन पे तो रेडिकल नहीं है, तो कैसी रूट होगी, एडवेंटिशियस। नोड ऑफ स्टेम से एडवेंटिशियस। आइज ऑफ पोटैटो की रूट अगर होगी तो एडवेंटिशियस। और ऑब्वियसली बेस ऑफ स्टेम से, जैसे कि ग्रासेस में, या तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एडवेंटिशियस रूट। मॉन्स्टेरा एक प्लांट लिखा है, मॉन्स्टेरा में भी कौन सी रूट होती है,
एडवेंटिशियस रूट होती है। मॉन्स्टेरा प्लांट में कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। सो जस्ट रिमेंबर, ये सारी रूट रेडिकल से नहीं बन रही है। जो सीड में एम्ब्रियो में रेडिकल प्रीम्यूल होता है, उसमें प्रीम्यूल से शूट बनती है, रेडिकल से रूट। लेकिन जो रूट रेडिकल से बनती है उसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं और से बनती है उसमें हम लोग सेकेंडरी रूट ना बोल के इवन एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, दो तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है। डोंट कंफ्यूज रूट विथ रूट सिस्टम। ठीक है, एक है टैप रूट सिस्टम विच इज कॉमन इन डाइकॉट्स, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम विच इज कॉमन इन मोनोकॉट्स। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आसान है। ठीक है, मैं बताता हूं। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि चलो मान लो ये सीड है, ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, जो रूट रेडिकल से बनेगी उसको हम लोग कौन सी रूट बोलेंगे? प्राइमरी, अभी बताया। लेकिन याद रखना, ये जो प्राइमरी रूट होगी, ये जो प्राइमरी रूट होगी, ये मेन रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी रूट में? मेन रूट में। प्राइमरी रूट विल कन्वर्ट इनटू मेन रूट। अब इस मेन रूट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली टैप रूट। ठीक है, सो टैप रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड, मतलब डाइकॉट में जो रेडिकल होती है उससे जो प्राइमरी रूट बनती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है और उससे मेन रूट बन जाती है, टैप रूट बन जाती है। अब इससे बनती है इसकी ब्रांचेस। ठीक है, लैटरल ब्रांचेस। लैटरल ब्रांचेस के नाम है फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ब्रांच, फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्रांच, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके ब्रांचेस के नाम है। सेकेंडरी ब्रांच, टर्शरी ब्रांच, क्वाटरनरी ब्रांच, यू कैन कॉल इट। लेकिन ये जो येलो वाली है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये जो टैप रूट है ये प्राइमरी ओरिजिन की है क्योंकि ये रेडिकल से बनी है, और ये दैट डेवलप्स फ्रॉम डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, क्या बोलते हैं? मेन रूट या फिर टैप रूट। लेकिन ये जो बाकी की जो लेटरल रूट है, ये एक्चुअल में एनाटॉमी में हम लोगों ने पढ़ा, ये पेरीसाइकिल से बनती है। किससे बनती है? पेरीसाइकिल, जो कि रूट के क्रॉस सेक्शन में एक टिश्यू पाया जाता है। सो लैटरल रूट्स अपीयर फ्रॉम पेरीसाइकिल। फटाफट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप जा करके देखो तो वहां पे भी लिखा हुआ है। सो दिस इज माई जॉब टू रिलेट टू चैप्टर्स, ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। सो एनीवेज, यहां देखो टैप रूट सिस्टम जो डाइकॉट में पाया जाता है उसमें एक्चुअली ये होता है कि दो रूट होती है, मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल, दो एम्ब्रियो के सेगमेंट्स होते हैं। प्लूम्यूल से प्राइमरी स्टेम बनती है, रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है। नाउ प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होगी, मैं लिख दे रहा हूं लॉन्ग लिव्ड प्राइमरी रूट, तो उससे क्या बनेगा? टैप रूट। टैप रूट, ठीक है। अब ये किस में पाया जाएगा? ये डाइकॉट में पाया जाएगा। ठीक है, डाइकॉट में बेसिक क्या होता है? एक टैप रूट होती है और उसके बाद बहुत सारे lateral branches होती हैं। lateral branches can be secondary tertiary but they are lateral branches, they develop from pericycle of taproot. in fact lateral roots को आप adventitious बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि lateral root तो basically they have not developed from radical, they have developed from pericycle of taproot. lateral root कहां से आई है? रेडिकल से आई है क्या? या फिर लेटरल रूट पेरीसाइकिल ऑफ टैप रूट से आई है? पेरीसाइकिल ऑफ टैप रूट से आई है ना। सो टेक्निकली लेटरल रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स। लेटरल रूट्स टेक्निकली कैसी है? एडवेंटिशियस है। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, बट एनीवेज टैप रूट ये जो है ये रेडिकल से आई है, इसलिए ये कैसी है? प्राइमरी है। ठीक है, नाउ मोनोकॉट्स की कहानी कुछ और है। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि मोनोकॉट्स का अगर कोई सीड है तो इसमें भी प्लूम्यूल होगी, उसमें भी रेडिकल होगा। मोनोकॉट में सुना होगा प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा रूट कैप वगैरह होता है। रूट कैप यहाँ पे भी होता है। एनीवेज, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है मोनोकॉट में? मोनोकॉट में जो प्राइमरी रूट बनती है वो मर जाती है। ये मोनोकॉट का डेवलपमेंट का नेचर है कि मोनोकॉट में भी प्राइमरी रूट बनेगी, यहाँ पे भी बनी, सिमिलरली मोनोकॉट में भी बनेगी। लेकिन वर्ड याद रखना, एनसीईआरटी का वर्ड है, नीट में भी पूछा है, एफेमेराल। एफेमेराल मतलब शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, एफेमेराल मतलब क्या? शॉर्ट लिव्ड। सो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि मोनोकॉट्स में बेस्ट एग्जांपल इज ग्रासेस। ग्रासेस आर मेंबर्स ऑफ पोएसी फैमिली। ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रासेस। ग्रासेस हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? जो मेंबर है कौन सी फैमिली का?
पोएसी फैमिली का, या फिर इसी फैमिली का दूसरा नाम है ग्रामिनी फैमिली। तो जो ग्रासेस है वो ग्रामिनी या पोएसी फैमिली का होता है। इसमें कौन आता है? वीट, बार्ली, राइस, मेज, ये सब इसमें आते हैं, इस फैमिली में, पोएसी में। एनीवेज, लेट्स टॉक मोर। सो फाइब्रस रूट सिस्टम इज सीन इन मोनोकॉट। और यहां होता क्या है कि रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, विच मीन्स इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और नोटिस करो, ऊपर स्टेम बनेगी, ये स्टेम है और ये बेस ऑफ स्टेम है, ठीक है। और बेस ऑफ स्टेम से लार्ज नंबर में रूट निकलेगी, और वो ऑब्वियसली कोई रूट मेन कोई सेकेंडरी इस तरह का नहीं होगा, सब एक साइज की होगी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। अब ये जो फाइब्रस रूट है ये फाइबर की तरह है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। बट टेक्निकली दे आर कमिंग फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, विच मीन्स दे आर एडवेंटिशियस। याद रखो, ये रेडिकल से ना आके बेस ऑफ स्टेम से आ रही है, तो ये कैसी रूट है? एडवेंटिशियस। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल में भी लिखवाया कि बेस ऑफ स्टेम इन ग्रासेस से एडवेंटिशियस रूट निकलती है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज कि फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में पाया जाता है। इसमें रेडिकल से प्राइम रूट बनती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है, एफेमेरल होती है, डीजनरेट कर जाती है, खत्म। अब वो उसके खत्म होने के बाद रूट का काम कौन करेगा? रूट का काम करेगा बेस ऑफ स्टेम से निकलने वाली फाइन रूट्स, विच आर कॉल्ड fibrous roots or adventitious roots. Remember, fibrous roots are not primary root because they are not coming from radical. Radical से जो रूट आई वो खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, फाइब्रस रूट के बारे में एक बात और याद रखो, इनका एंकरेज स्ट्रांग होता है। एंकरेज जो है वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। मतलब इनकी जो पकड़ होती है सॉइल के अंदर वो ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। एज आप इमेजिन कर सकते हो, इसके अंदर डेप्थ है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके अंदर पकड़ है। इसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है। और इसके अंदर क्या है? एंकरेज है। दोनों में फर्क है। इसकी रूट मोटी मोटी है, लेकिन इसकी जो रूट है वो बेसिकली इसकी इरोजन प्रिवेंटिंग एबिलिटी ज्यादा है। ये सॉइल को उतने अच्छे से पकड़ नहीं पाएगी, और ये सॉइल को पकड़ लेगी, क्योंकि ये फाइन है इसलिए ये सॉइल को पकड़ लेगी। सो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कौन कर पाता है? टैप रूट नहीं, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर एट प्रिवेंटिंग soil erosion, better at preventing soil erosion। तो आप बोल सकते हो कि मोनोकॉट्स आर बेटर सॉइल बाइंडर्स देन डाइकॉट। रीजन क्या है? क्योंकि डाइकॉट हैज टैप रूट एंड मोनोकॉट हैज फाइब्रस रूट। असर्शन रीजन आएगा नीट एग्जाम में। मोनोकॉट्स आर बेटर सॉइल बाइंडर्स देन डाइकॉट्स। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टैप, डाइकॉट्स हैव टैप रूट which has low soil bonding ability and monocots have fibrous root which has better soil binding ability। तो देखो यहाँ पे फिगर बनाया एनसीईआरटी में, ये टैप रूट है। तो टैप रूट में एक मेन रूट है विच इज टैप रूट इन फैक्ट, और फिर उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं। लेटरल ब्रांचेस आर सेकेंडरी विच अराइज फ्रॉम पेरीसाइकिल ऑफ मेन रूट। नेक्स्ट, ये फाइब्रस रूट है, देखो ये बेस ऑफ स्टेम से आ रही है। आई होप इट इज ऑब्वियस कि इसकी वाटर, इसका इनफैक्ट सॉइल बाइंडिंग एबिलिटी कम है, इसकी ज्यादा है। और यहाँ पे भी एडवेंटिशियस रूट शो किया है। याद रखना कि ये भी एडवेंटिशियस है, लेटरल रूट भी एडवेंटिशियस है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट कहां से निकल रही है? नोड ऑफ स्टेम से निकल रही है। तो ये भी मैंने बताया कि नोड ऑफ स्टेम से एडवेंटिशियस है, क्योंकि ऑब्वियसली नोड ऑफ स्टेम पे वी डोंट हैव रेडिकल। सो एनी रूट व्हिच अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल कैन बी कंसीडर्ड एज एडवेंटिशियस, ठीक है। चलो, नाउ अब एक हेडिंग आ गई, रीजन्स ऑफ द रूट, ठीक है। सो याद रखना, हम लोग यहाँ पे रूट एपेक्स के बारे में डील करेंगे, ब्रीफ में डील करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आ चुका है, ठीक है। सो रीजन्स ऑफ रूट एपेक्स में इंटरेस्टिंगली देयर आर बेसिकली 4 रीजन्स, ठीक है। एक 4 कंपोनेंट्स, एक तो होता है रूट कैप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन और मैचुरेशन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले आप समझो बात किस चीज की हो रही है। ये बात हो रही है रूट के एंड की। तो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एंड ऑफ द रूट। ये रूट टिप है, रूट एपेक्स है। और हम लोग प्लांट बॉडी का मेन पार्ट जनरली शूट को बोलते हैं, रूट को नहीं बोलते हैं। रूट को नहीं, शूट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ शूट के पास है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ शूट के पास है, इसलिए शूट को मेन पार्ट बोलते हैं। और जो शूट के करीब होगा
जो मेन पार्ट के करीब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और जो दूर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टल। क्या बोलेंगे? डिस्टल। सो मेन प्लांट बॉडी के सबसे पास जो है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से दूर, डी से डिस्टल। ठीक है। सो प्लांट के बॉडी के पास कौन है? प्रॉक्सिमल कौन है? ऊपर का पार्ट। और दूर कौन है? नीचे का पार्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू बिल्ड आवर कंसेप्ट। रीजन्स ऑफ रूट में सबसे पहले देखो रूट कैप है। तो रूट कैप के बारे में आप क्या बोल सकते हो? यू कैन से कि इट इज डिस्टल एंड पे पाया जाता है। ठीक है। और रूट कैप जो है उसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला थिम्बल जैसा है। अब थिम्बल क्या होता है? थिम्बल एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो टेलर्स यूज करते हैं। टेलर्स यूज करते हैं क्योंकि जो सीविंग डिवाइस है वो उनके उंगली में ना चुभ जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से या तो लेदर का या तो मेटल का थिम्बल यूज करते हैं। थिम्बल इज जस्ट फिंगर कवर, उसको थिम्बल बोलते हैं। कैन इमेजिन हाउ अ कवर ऑफ फिंगर लुक्स लाइक। ठीक है। सो डिस्टल एंड पे पाया जाता है क्या? रूट कैप। रूट कैप इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट डिस्टल एंड ऑफ रूट एपेक्स। ठीक है। रूट कैप प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट्स रूट एपेक्स। जैसे जैसे सॉइल में अपनी जगह बनाती है रूट, उसके एपेक्स को बचाने के लिए रूट कैप है। नेक्स्ट वी हैव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक है। आगे की लेयर्स में सेल डिवाइड नहीं करते, सेल डिवाइड सिर्फ यही करते हैं। ठीक है। सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल डिवीजन होता है, तो यहां पे लिख लेंगे, यहां पे क्या होता है? सेल डिवीजन असर्शन। यहां पे सेल डिवीजन होता है। रीजन? क्योंकि यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही डिवाइड कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा मेरिस्टेम है जो यहाँ पे है? दिस इज नॉट शूट एपाइकल, दिस इज नॉट कैम्बियम, दिस इज नॉट लेटरल मेरिस्टेम, दिस इज नॉट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इज इनफैक्ट रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम है? रूट एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ के सेल्स के बारे में याद क्या रखना है कि द सेल्स हैव स्मॉल साइज। देखो ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी दिया है, तो वहां से भी मैं उठा के ला रहा हूं। सेल्स हैव स्मॉल साइज, सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और बोला है अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, जो पाथवे होती है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, वो ज्यादा होती है। सो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। और भी कुछ बोल देते हैं। ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जनरली इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता, सो स्मॉल वैक्यूल या एब्सेंट वैक्यूल। ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स या तो छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। तो ये फीचर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कहाँ होता? रूट कैप में नहीं होता। इलोंगेशन मैच्योरेशन में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स कहाँ बढ़ते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन में बढ़ते हैं। उसके बाद जो जोन है वो है इलोंगेशन जोन। इंटरेस्टिंगली इलोंगेशन जोन में सेल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, सेल्स का साइज बढ़ेगा। मैं दो बातें बोलूंगा, उसमें आप फर्क समझना। पहली बात है मैक्सिमम साइज, और दूसरी बात है मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज या मैक्सिमम इलोंगेशन इन साइज। जो दूसरी वाली बात मैंने बोली वो इसके लिए सही है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल सेल्स। ठीक है। एंड मैच्योरेशन जोन में जाते थे सेल्स बड़े हो जाते हैं, लेटेस्ट से। मैक्सिमम साइज कहां है? मैक्सिमम साइज कहां है सेल की? मैच्योरेशन जोन में। ठीक है। ऑब्वियसली बड़े होने के बाद छोटा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज कहां है? इलोंगेशन जोन में। ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज मतलब सबसे ज्यादा साइज बढ़ेगी कहां? सबसे ज्यादा लेंथ बढ़ेगी कहां? मैक्सिमम इंक्रीज इन साइज कहां होगा? इलोंगेशन जोन में। मैक्सिमम फाइनल साइज कहां होगा? मैच्योरेशन जोन में। ठीक है। अब यहां इलोंगेशन जोन में क्या रखना है कि सेल्स बड़े होते हैं, सेल्स एनलार्ज। ठीक है। सेल्स के अंदर वैक्यूल आते हैं, तो वैक्यूलेशन। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। नाउ अब ये जो मैच्योरेशन वाली जोन है, मैच्योरेशन वाली जोन है, इसमें सेल्स की क्या होती है? मैक्सिमल साइज, मैक्सिमम साइज
और मैक्सिमल प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। मैक्सिमल प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, सबसे ज्यादा सेल की साइज कहाँ होती है, सबसे बड़ा सेल का वैक्यूल कहाँ होता है, मैच्योरेशन। और सबसे ज्यादा मॉडिफाइड कहाँ है, मैच्योरेशन जोन में है। याद रखना कि जो रूट हेयर है ये कैसे बनते हैं, दे आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिब्लेमा। यूनिसेलुलर इलोंगेशंस, यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिब्लेमा। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है एनाटॉमी चैप्टर में। ठीक है, क्या पढ़ रखा है कि ये अगर रूट हेयर सेल का एपिडर्मल सेल है, इसको क्या बोलते हैं, एपिब्लेमल सेल। एपिब्लेमल सेल, तो एपिब्लेमल सेल से ही इस तरह से रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, एक बात और कि इस पूरे रूट के डायग्राम में, जो एपाइकल डायग्राम है, इसमें कहीं पे भी कोई भी क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। सो इन ऑल द रूट एपेक्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी क्यूटिकल और सच। ठीक है ना, क्यूटिकल इज एब्सेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक मोर अबाउट बड्स एंड स्टेम। ठीक है, सो स्टेम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि स्टेम अपोजिट होगा। स्टेम क्या होगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ जाएगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और ऑब्वियसली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, एंटी ग्रेविटी जाएगा। ठीक है, स्टेम। अब स्टेम की जो रूट के साथ सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो ये है, रूट के अंदर जो रूट एपाइकल मेरिस्टेम है वो लगातार आगे बढ़ता है, लेकिन स्टेम के अंदर जो शूट एपाइकल मेरिस्टेम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अपना थोड़ा सा पार्ट छोड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा पार्ट छोड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा पार्ट छोड़ जाता है। तो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ शूट एपाइकल मेरिस्टेम, उससे बनती है एक्सिलरी बड। तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूं। लेट अस इमेजिन कि ये स्टेम है और ये स्टेम के ऊपर क्या है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। अब क्या होगा, अब जब ये आगे बढ़ेगा तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम तो आगे चला गया, लेकिन ये छोटे छोटे अपने टुकड़े छोड़ता जाएगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड या फिर लेटरल बड। ठीक है, और ये जो शूट एपाइकल मेरिस्टेम है इसको हम लोग बोलते हैं इनफैक्ट एपाइकल बड या फिर टर्मिनल बड। सो एक बार फिर से बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए दिमाग में कि एज द शूट एपाइकल मेरिस्टेम प्रोग्रेसेस, एज देयर इज मोर एंड मोर प्राइमरी ग्रोथ, वो अपना छोटा छोटा पैचेस छोड़ता जाता है। शूट एपाइकल मेरिस्टेम ऊपर जाएगा तो अपना पैच छोड़ छोड़ के जाएगा। अब वो जो लेफ्ट ओवर पैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी या फिर लेटरल बड। और शूट एपाइकल मेरिस्टेम को क्या बोलेंगे, एपाइकल बड। तो दो तरह के अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू या बड पाए जाते हैं स्टेम में, एपाइकल और ये वाला एक्सिलरी। एक्सिलरी बड जो है, इससे आगे चल के क्या बन सकता है, या तो कोई ब्रांच बन सकती है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक्सिलरी बड है, यहां से कोई ब्रांच निकल जाएगी। ठीक है, या तो कोई लीफ बन सकती है एक्सिलरी बड से, आप इमेजिन कर सकते हो ये यहां से कोई लीफ निकल आएगी, यहाँ पे कोई फ्लावर निकल आएगा। ठीक है, तो या तो कोई फ्लावर निकल आएगा, अगर फ्लावर निकल आएगा और फीमेल फ्लावर है तो रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट भी बन सकता है। सो बेसिक आइडिया इज कि स्टेम इज डिफरेंट फ्रॉम रूट, क्योंकि रूट में क्या था, रूट में इस तरह से रूट अपाइकल मेरिस्टेम था और ये एक्सिलरी बड नहीं छोड़ रहा था। देयर आर नो एक्सिलरी बड इन रूट, विच मीन्स रूट अपाइकल मेरिस्टेम सीधा ग्रो करता जाता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब सवाल यह आना चाहिए दिमाग में कि चलो रूट में लीफ तो नहीं है लेकिन रूट में ब्रांचेस है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां जो स्टेम की ब्रांचेस है वो एक्सिलरी बड से आ रही है, इसका मतलब स्टेम की ब्रांचेस बाहर बाहर से आ रही है, एक्सोजीनस है। ठीक है, और रूट की जो ब्रांचेस है वो पेरीसाइकिल से आ रही है, एंडोजीनस है। सो रूट में जो ब्रांचिंग आती है बेटा वो एक्सिलरी बड से नहीं आती है, रूट की ब्रांचिंग पेरीसाइकिल से आती है। सो रूट ब्रांचेस आर एंडोजीनस, एंडोजीनस ब्रांचिंग। assertion, root branching is endogenous. Reason, root branching starts from pericycle. Assertion, shoot branches are exogenous. Reason, shoot branches come from axillary bud. So एक बार फिर से स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। स्टेम जो है वो, उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि स्टेम हैज
शूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो कि थोड़े थोड़े दूर पे छुट छुट के आगे बढ़ता है, ठीक है। और उस छुट छुट के आगे बढ़ने से जो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, उससे क्या बनती है, एक्सिलरी बड। अब ध्यान से देखो, जहां पे ये एक्सिलरी बड पाई जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं नोड। क्या बोल देते हैं, नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच में जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। सो कॉमन सेंस, अगर एक्सिलरी बड स्टेम में है तो नोड एंड इंटरनोड भी स्टेम में ही होगा ना, रूट में तो नहीं होगा, ठीक है। सो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखो बड क्या है, बड इज नथिंग बट अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। ये आगे चल के कुछ और पार्ट बना सकता है। सो याद रखना, दो तरह का होता है, एपाइकल टर्मिनल बड जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, और दूसरा वाला एक्सिलरी या लेटरल बड जो कि लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, और इससे क्या बनेगी, ब्रांचेस वगैरह बनेंगी। नोड्स एंड इंटरनोड्स सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएंगी, ओनली इन स्टेम, नॉट इन रूट, ओनली इन स्टेम सिलेंडर, ठीक है। नोड एंड इंटरनोड सिर्फ स्टेम में क्यों है, क्योंकि एक्सिलरी बड्स सिर्फ और सिर्फ स्टेम में है। नोड से क्या निकलती है, नोड से या तो ब्रांच निकलती है या तो लीफ निकलती है, एटसेट्रा। और इंटरनोड दो नोड के बीच का गैप है, ठीक है। असर्शन, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर ओनली फाउंड इन स्टेम, नॉट इन रूट। रीजन, इन स्टेम there are axillary buds from where the leaf arises, the branch arises, and the gap between two axillary buds या gap between two nodes is called as internode, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लीफ के बारे में, ठीक है। लेट अस टॉक मोर अबाउट लीफ। तो आप देखो, थैंकफुली रूट मॉडिफिकेशन डिलीट हो गया, स्टेम मॉडिफिकेशन डिलीट हो गया, अदरवाइज उसको हम लोग पढ़ रहे होते। सो इस चैप्टर से अच्छा खासा बर्डन जा चुका है, ठीक है। सो एनीवेज, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लीफ। तो लीफ क्या है, लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या पूरे लीफ सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं। लीफ के ग्राउंड टिश्यू में फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ के, मैं फिर से बोल रहा हूं, लीफ के एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लीफ के जाइलम फ्लोएम में, वेन वेनलेट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लीफ के ग्राउंड टिश्यू में फोटोसिंथेसिस होता है। थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस पेटियोल में भी होता है। सो जस्ट रिमेंबर कि लीफ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, और उसके फोटोसिंथेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल। assertion assertion can be that leaves are considered as photosynthetic organ. Reason can be, simple reason can be, most of photosynthesis occurs in leaf। और उसका टिश्यू लेवल का रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज लीफ हैज फोटोसिंथेटिक टिश्यू विच इज कॉल्ड मीजोफिल। लीफ में मीजोफिल है, वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और रूट में और स्टेम में मीजोफिल नहीं है, मीजोफिल जैसे सेल नहीं है, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लीफ आती कहां से है और अरेंज कैसे होती है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला। सो लीफ अराइज कहां होती है, एक्सिलरी बड से अराइज होती है, एक्सिलरी बड से अराइजेस फ्रॉम, मतलब लीफ जो है वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम जनरली नहीं निकलती है, लीफ आर लेटरल ऑर्गन्स, ठीक है। सो लीफ कभी टॉप पे नहीं होती है, लीफ साइड में होती है। सो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि लीफ जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है, लैटरल, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्सिलरी। अभी अभी मैंने बताया कि दो तरह की बड होती है, एपाइकल और टर्मिनल, एंड ऑल्सो एक्सिलरी और लेटरल, ठीक है। सो कौन सी वाली बड लीफ बनाती है, एपाइकल बड लीफ नहीं बनाती, टर्मिनल बड लीफ नहीं बनाती, लेकिन एक्सिलरी बड, ये वाली बड लीफ बनाती है। सो लीव्स आर लेटरल ऑर्गन, असर्शन, लीव्स आर लेटरल ऑर्गन, लीव्स आर नॉट टर्मिनली लोकेटेड। रीजन, बिकॉज ओनली एक्सिलरी बड गिव राइज टू लीफ, एपाइकल बड डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लीफ, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो लीफ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। लीफ कहां से आती है, एक्सिलरी बड से आती है, कौन से रीजन में, नोड्स वाले रीजन से आती है, ठीक है। और लीफ लैटरल है। और एक बात और याद रखना है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपेटल। क्या, एक्रोपेटल, ठीक है। देखो, एक्रोपेटल का मतलब है कि बड़ी लीफ जो होगी वो नीचे होगी, ऐसा, और जैसे ऊपर जाएंगे वैसे लीफ क्या होगी, छोटी होगी। सो यंग एट एपेक्स,
यंग लीफ एट एपेक्स एंड मैच्योर लीफ एट बेस। बड़ी लीफ कहाँ होगी? बेस पे होगी। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल अरेंजमेंट। सो व्हाट इज एक्रोपेटल अरेंजमेंट? यंग एट एपेक्स एंड मैच्योर एट बेस। नाउ लेट अस टॉक मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ लीफ। उसके लिए छोटा सा स्केच बना लेते हैं लीफ का, ठीक है। नाउ सो देखो, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये स्टेम सिलेंडर है। ये क्या है? स्टेम सिलेंडर है, और ये लीफ का एक्सिस है। अरे लीफ यहीं से आ रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सिस ऑफ लीव्स, ठीक है। स्टेम से ही तो लीफ निकल रही है, तो स्टेम क्या है? स्टेम लीफ का एक्सिस है ना। नाउ जहां से लीफ निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस। सो लीफ बेस द रीजन ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेस। लीफ बेस इज बेसिकली एक्सिलरी बड। लीफ बेस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक्सिलरी बड होता है, जो कि लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है। दैट फॉर्म्स लीफ प्राइमोर्डिया। जब लीफ बन रही होती है, तो नई नई लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम छोटे से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोर्डियम। सो पहले लीफ बेस में एक्सिलरी बड कन्वर्ट्स इनटू लीफ प्राइमोर्डियम, और उसके बाद लीफ प्राइमोर्डियम से लीफ बनती है, जिसके पार्ट में बता रहा हूं। सो पहला पार्ट क्या है? लीफ बेस। लीफ यहीं से निकलती है, दैट इज द लीफ बेस। आप ऐसे ही बोल सकते हो, लीफ बेस इज द पार्ट ऑफ लीफ विच कनेक्ट्स द लीफ विद द स्टेम, ठीक है। अब लीफ बेस के बारे में याद रखना कि कभी कभी लीफ बेस पे रिड्यूस्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। छोटे मतलब रिड्यूस्ड, पेयर्ड मतलब साथ में। कभी कभी रिड्यूस्ड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये लीफ लाइक होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या है? स्टिप्यूल्स वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। स्टिप्यूल के बारे में याद रखना, ये दो होते हैं, पेयर्ड होते हैं, रिड्यूस मतलब छोटे होते हैं, और लीफ लाइक होते हैं। और कहां पाए जाते हैं? पेटियोल पे नहीं, लीफ बेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट में लीफ बेस जो है वो शीत जैसा हो जाता है, मतलब पेपर जैसा हो जाता है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बहुत से प्लांट में ऐसे पेपर जैसा लीफ बेस हो जाएगा, ठीक है। जनरली मोनोकॉट्स में ऐसा देखा जाता है कि लीफ का जो बेस है, जहां से लीफ निकल रही है, वो लीफ को ऐसे कवर किए रहता है, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बेस कैन बी शीथी लीफ बेस। और शीथी लीफ बेस जनरली किस में होता है? मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लीफ बेस कभी कभी सोलन होता है, ठीक है। जब लीफ बेस सोलन होता है, तो उसको बोलते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं? पल्वाइनस। और ये किस में पाया जाता है? लेग्यूम्स में पाया जाता है, मतलब फैबेसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, लीफ जहां से निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बेस। लीफ बेस इज बेसिकली एक्सिलरी बड। लीफ बेस पहले लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, फिर वहां से मैच्योर लीफ निकलती है। मैच्योर लीफ का ओरिजिन कहां से है? लीफ बेस से है। लीफ बेस पे कभी कभी स्टिप्यूल पाए जाते हैं, मैंने बता दिया। स्टिप्यूल्स है पेयर्ड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर वेस्टिजियल। और कभी कभी मोनोकॉट्स में लीफ बेस शीथ जैसा होता है, जो कि लीफ को कवर करता है, लीफ एरिया को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सोलन पल्वाइनस किस में पाया जाता है? लेग्यूम्स में पाया जाता है। मतलब ये लीफ बेस क्या हो जाएगा? ऐसे सोलन हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद लीफ का दूसरा पार्ट है पेटियोल। पेटियोल जो है, ये बीच का पार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल होता है। बाय द वे, ये फ्लेक्सिबल क्यों होता है? वाई? क्योंकि याद रखना, इसमें कोलेन काइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेन काइमा। ये एनाटॉमी में दिया है, कोलेन काइमा इज फाउंड इन पेटियोल ऑफ लीफ। और इसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ये लीफ को क्या कर सकता है? फ्लटर, मतलब हवा चलेगी तो लीफ फ्लटर हो पाएगी, मतलब विंड में मूव कर पाएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल पेटियोल। सो लीफ बेस को क्या बोलेंगे टेक्निकली? हाइपोपोडियम। लीफ पेटियोल को क्या बोलते हैं? मीजोपोडियम। ये सब वर्ड नीट एग्जाम में आ चुके हैं, मीजोपोडियम। और फिर ये जो लीफ का लेमिना है, जो सरफेस है, जो ब्लेड है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ का ब्लेड या फिर लेमिना। टेक्निकल वर्ड इसका है एपीपोडियम। एपीपोडियम, ठीक है। सो लीफ के लिए दो सफिक्स यूज होते हैं। पहला सफिक्स क्या है? पोडियम। और दूसरा सफिक्स क्या है? फिल।
सो कहीं भी फिल आया है उसका मतलब लीफ से रिलेटेड है। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट ऑफ लीफ। मीजोफिल, इन द मिडिल ऑफ लीफ। तो फिल का मतलब भी लीफ होता है और पोडियम का मतलब भी लीफ होता है, ठीक है। सो एनीवेज, लीफ का पहला पार्ट बेस या हाइपोपोडियम, दूसरा पार्ट पेटियोल या फिर मीजोपोडियम, और तीसरा पार्ट लैमिना या फिर एपिपोडियम। इंटरेस्टिंगली लैमिना का ये जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। और ये वाला जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स। क्या बोलते हैं, एपेक्स। सो दीज आर लेटरल मार्जिन्स एंड दिस इज एपेक्स, ठीक है। पेटियोल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू आता है वो एक्सटेंड हो जाता है लेमिना के अंदर, तो इससे एक मेन वेन बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब। मिडरिब में लेमिना के अंदर सबसे मोटे जाइलम वेसल्स पाए जाएंगे, ठीक है। फिर मिडरिब के ब्रांचिंग से क्या बनती है, ब्रांचिंग ऑफ मिडरिब से क्या बनती है, वेन्स। और फिर फर्दर उनकी ब्रांचिंग से क्या बनता है, वेनलेट्स। इसका मतलब द लीफ लेमिना इज वैस्कुलराइज्ड। लीफ लेमिना इज वैस्कुलराइज्ड। उसके अंदर जाइलम वेसल्स जो हैं वो टिश्यू की तरह पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब ये लेमिना सिर्फ कंडक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेमिना को फिजिकल सपोर्ट देने के लिए भी जरूरी है। तो मिडरिब का दो काम है, पहला काम क्या है, सपोर्ट, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर मिडरिब टूट जाए तो लीफ बेंड हो जाती है, ठीक है। पहला काम है क्या, सपोर्ट, और इसका दूसरा काम भी है कंडक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन। इंटरेस्टिंगली डाइकॉट में ऐसा देखने के लिए मिलता है। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि बहुत सारे पैरेलल वेन्स जाते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और डाइकॉट में क्या होता है, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, मिडरिप, और उसके बाद ये वेन्स निकलती हैं और उसके बाद वेनलेट्स होती हैं। सो एक बार फिर से, सो फार इन दिस स्लाइड लीव्स के बारे में याद रखना। लीव इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। लीफ का फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो मीजोफिल है। लीफ आई कहां से है, एक्सिलरी बड से आई है। लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लैटरल होता है, साइडवेज, एपाइकल नहीं होती लीफ। और लीफ कैसे ऑर्डर में आती है, एक्रोपेटल, यंग लीफ एट द एपेक्स एंड मैच्योर एंड बिगर लीफ एट द बेस, ठीक है। लीफ के तीन पार्ट है, पहला पार्ट लीफ बेस, दूसरा पार्ट मीजोपोडियम, और तीसरा पार्ट एपिपोडियम और दी लेमिना। लेमिना को ब्लेड भी बोलते हैं, ब्लेड के लेटरल एंड्स को मार्जिन बोलते हैं और ब्लेड के एकदम डिस्टल एंड को एपेक्स बोलते हैं। तो ये है लीफ का प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये है मिडिल पार्ट, और ये है डिस्टल पार्ट। तो लीफ जहां से शुरू हुई है वहां से यहां ऐसे गई है ना, तो ये लीफ का प्रॉक्सिमल एंड है और ये लीफ का डिस्टल एंड है। ये प्लांट बॉडी के पास है, ये अपने एक्सेस के पास है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड, ठीक है। नाउ एक बात और याद रखना, इसको क्या क्या बोलते हैं, जहां से लेमिना शुरू होता है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप ऑफ पेटियोल। व्हाट डू वी कॉल इट, टिप ऑफ पेटियोल। और इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ पेटियोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टिप ऑफ पेटियोल। अभी काम का है, जहां से लेमिना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, टिप ऑफ पेटियोल, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते बेटा। तो दो तरह का वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में मिडिल प्रोमिनेंट वेन है, मिडरिप, और उसके बाद वेन्स है और वेनलेट्स का नेटवर्क है। इसलिए नेटवर्क की वजह से इस रेटिकुलेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क। देखो आपने ये वर्ड सुना होगा, रेटिकुलेट वर्ड बहुत बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रेटिकुलम वहां पे भी है, नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क लाइक, मतलब वेब लाइक अरेंजमेंट, नेटवर्क लाइक इरेगुलर बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो यहां पे भी वैस्कुलेचर है, यहां पे वैस्कुलेचर है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो दूसरा वाला कौन सा है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन यहाँ पे शो किया है, बहुत तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो शो किया है ये सिंपल है, ठीक है। इसमें आप देखो जो वेन्स हैं वो पैरेलल टू मिडरिप जा रहे हैं और पैरेलल टू लीफ एक्सिस जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ऐसा भी कभी कभी होता है कि मिडरिप एब्सेंट होती है, कभी कभी होता है यूनिकोसेट पैरेलल वेनेशन। अलग अलग तरह का पैरेलल वेनेशन है, बट जस्ट रिमेंबर कि व्हेन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द लीफ सरफेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। एंड व्हेन वेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल तो नहीं है, ऐसे ऐसे जा रही, लेटरली जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पैरेलल रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज हो रहा है, वी डोंट यूज द वर्ड, जो प्योरली मैथमेटिकल पैरेललिटी है वो यहाँ पे नहीं यूज हो रही है, तो ये लूजली वर्ड यूज होते हैं। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में
रेटिकुलेट वेनेशन। तो मोनोकॉट में क्या है? पैरेलल वेनेशन। और याद रखना इक्वली साइज्ड वेन्स होती है। क्या होती है? इक्वली साइज्ड वेन्स, मतलब इक्वली साइज्ड जाइलम वेसल्स। और यहां पे क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन में कि some xylem vessels are of broader diameter। तो याद रखना किसमें जाइलम वेसल की थिकनेस, वेन की थिकनेस अलग अलग होती है। डिफरेंट थिकनेस ऑफ वेन्स या फिर डिफरेंट थिकनेस ऑफ जाइलम वेसल्स इज सीन इन रेटिकुलेट वेनेशन। इक्वल थिकनेस इज सीन इन पैरेलल वेनेशन। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक मोर अबाउट टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है। सो लीफ दो तरह की है। पहली वाली लीफ कौन सी है? सिंपल लीफ। अब देखो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझना पहले। ठीक है। मान लो ये लेमिना है, दिस इज द लेमिना। अब लेमिना में क्या होता है, कभी कभी ऐसे इन कट्स पाए जाते हैं या फिर इन वैजिनेशंस पाए जाते हैं या फिर इन सीजन्स पाए जाते हैं। सो अगर लेमिना ऐसे अंदर की तरफ कट हो रहा है, सो इस कट को हम लोग बोलते क्या है? इनसीजन। इनसीजन लिटरली मींस कट। ठीक है। सो अगर इस तरह से कट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसीजन। तो ऐसा हो सकता है कि इंसिजन ना हो, मतलब मार्जिन एकदम स्मूथ हो, इंसिजन ना हो। ऐसा हो सकता है जैसे गुलाब की पत्ती में होता है, छोटे छोटे इंसिजन हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े इंसिजन हो। ठीक है। लेकिन याद रखना कि इंसिजन एब्सेंट, स्मॉल इंसिजन और लार्ज इंसिजन तीनों को ही हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। लेकिन अगर ये इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाए, कहां तक पहुंच जाए? देखो ना, मिडरिप तक, यहां तक बीच वाली वेन तक पहुंच जाए, मिडिल प्रोमिनेंट वेन तक पहुंच जाए, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इस केस में लीफ कंपाउंड हो जाएगी। सिमिलरली आप इमेजिन कर सकते हो कि ये टिप ऑफ पेटियोल है ना, और ये जो इनवेजिनेशन से, इंसिजन से ये टिप ऑफ पेटियोल तक आ जाए, टिप ऑफ पेटियोल तक आ जाए ऐसा, तो भी क्या आ जाएगा? कंपाउंड लीफ आ जाएगी। सो याद रखना कि व्हेन incisions are absent, when they are small, and when they are large but do not reach tip of petiole or do not reach midrib, तो उस केस में लीफ क्या होती है? सिंपल होती है। सिंपल लीफ में इन्वेजिनेशंस या तो एब्सेंट होंगे, लेकिन प्रेजेंट होंगे तो मिडरिब तक नहीं पहुंचेंगे, टिप ऑफ पेटियोल तक नहीं पहुंचेंगे। पिनेटली कंपाउंड लीफ वो होती है जिसमें इंसिजन्स कहां पहुंच जाते हैं? इंसिजन्स रीच, इंसिजन्स रीच मिडरिब। ठीक है। अब जो इसका मिडरिब है, इसको मिडरिब ना बोल करके हम लोग बोल देते हैं रैचेस। क्या बोल देते हैं? रैचेस। और इस लीफ को हम लोग क्या बोल देते हैं? लीफलेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लीफलेट्स। सो आफ्टर pinnate compound leaf, in case of pinnate compound leaf, the incisions reach the midrib. Now the midrib transforms into rachis. Rachis क्या है? Rachis is common access for leaflets, common access for लीफलेट्स। लीफलेट्स के लिए जो कॉमन एक्सेस है उसी को तो बोल रहे रैचेस। नाउ पामिटली कंपाउंड में क्या हो रहा है? याद होगा ये पेटियोल है और ये टिप ऑफ पेटियोल है। ठीक है। टिप ऑफ पेटियोल है। सो इंसिजन्स कहां चले गए? टिप ऑफ पेटियोल तक चले गए। उसकी वजह से सारी लीफलेट्स एक जगह से अरेंज हो रही, एक जगह से निकल रही है। यहां पे लीफलेट्स आर प्रोड्यूस्ड, आर बोर्न ऑन कॉमन एक्सेस। यहां लीफलेट्स आर बोर्न ऑन कॉमन पॉइंट। सो व्हेन लीफलेट्स आर बोर्न ऑन कॉमन पॉइंट तो क्या बोलते हैं? पामिटली कंपाउंड। एंड व्हेन लीफलेट्स आर बोर्न ऑन कॉमन एक्सेस तो क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे नीम शो हुआ है। सो नीम में क्या है कि जो मिडरिब होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है रैकिस में, और जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग लीफलेट्स में। सो नीम इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। नीम कैसी है? पिन्नेटली कंपाउंड है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का जिम्नोस्पर्म में भी एक एग्जांपल है, साइकस। साइकस में भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी। नेक्स्ट सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन अगर आप देखो तो टिप ऑफ पेटियोल से लीफलेट्स निकल रही है, देयरफॉर सिल्क कॉटन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पामेटली कंपाउंड और ये वाला पिन्नेटली कंपाउंड। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आ गया फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी भी इंटरेस्टिंग है। फिलोटैक्सी इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द लीफ एक्सिस विच इज स्टेम। तो स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। तो समझाने के लिए बता रहा हूं। सो इन ईच केस विल ड्रॉ स्टेम। तो तीनों ही केस में स्टेम हो गई और ये क्या हो गई, नोड हो गई। ठीक है, लेट अस से दिस इज नोड। ठीक है, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट नोड्स। ठीक है, सो अगर एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, लुक एट दैट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अगर एक नोड से दो लीफ निकल रही है, जनरली ऐसे अपोजिट में निकलती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी। और तीसरी वाली कौन सी, वॉल्ड फिलोटैक्सी, मतलब एक नोड से मल्टीपल लीफ निकल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस। वॉल्ड फिलोटैक्सी में याद रखना एक नोड से मल्टीपल लीव्स निकलती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलोटैक्सी क्या है, फिलोटैक्सी इज नथिंग बट अरेंजमेंट, किस चीज का, लीफलेट का या लीफ का, फिल इज फॉर लीफ ना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन लीफ एक्सेस। ठीक है, देखो अल्टरनेट में क्या हो रहा है, एक नोड है तो एक लीफ है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है, एक नोड है, ये एक नोड है, तो इससे दो लीव्स निकल रही हैं। और यहां पे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक नोड है तो उससे मल्टीपल लीव्स निकल रही हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग सा है, देखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो वर्ल्ड फिलोटैक्सी है और ये जो यहाँ पे डायग्राम है, इसमें आप नोटिस करो ये वर्ल्ड फिलोटैक्सी का डायग्राम है, आल्स्टोनिया का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सिल्क कॉटन का डायग्राम है ये भी कुछ कुछ वैसे ही दिखने में लगता है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे लीफलेट्स हैं और लीफलेट्स में पेटियोल नहीं होता जनरली। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको लीफलेट्स, ये तो लीव्स हैं इसलिए यहाँ पे क्या दिखेगा, पेटियोल दिखेगा। सो इंटरेस्टिंगली आल्स्टोनिया में कॉमन पॉइंट से जो कि नोड है वहां से मल्टीपल लीव्स निकलती हैं, और सिल्क कॉटन में कॉमन पॉइंट जो कि टिप ऑफ पेटियोल है वहां से मल्टीपल लीफलेट्स निकलती हैं। ठीक है, सो यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि याद रखना कि मल्टीपल लीफलेट्स, सिल्क कॉटन के डायग्राम के बगल में लिख लो, मल्टीपल लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, और वॉल्ड फिलोटैक्सी में क्या हो रहा है, यहां पे भी एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये लीफलेट नहीं है तो लीफ है ना। वॉल्ड फिलोटैक्सी में क्या हो रहा है, मल्टीपल लीव्स, मल्टीपल लीव्स, पामेटली कंपाउंड लीफ में मल्टीपल लीफलेट्स, और वॉल्ड फिलोटैक्सी में मल्टीपल लीव्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। एंड आई होप ये अफर्मेटिव है कि वो कॉमन पॉइंट इस केस में नोड है। सो आल्स्टोनिया के केस में कॉमन पॉइंट क्या है, नोड। और सिल्क कॉटन के केस में कॉमन पॉइंट क्या है, टिप ऑफ पेटियोल। आल्स्टोनिया के केस में और सिल्क कॉटन के केस में दोनों में कॉमन नोड से ही कुछ निकल रहा है, लेकिन सिल्क कॉटन में लीफलेट निकल रही है, पाल्मेटली कंपाउंड, और आल्स्टोनिया में लीव्स निकल रही हैं, एंड दैट इज नॉट अबाउट कंपाउंड, दैट इज अबाउट फिलोटैक्सी, वॉल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल पे आते हैं। सो अल्टरनेट फिलोटैक्सी का 3 एग्जाम्पल है। हालांकि ये स्पीशीज का एग्जाम्पल है लेकिन ये फैमिली लेवल पे भी ट्रू है, तो मैं लिखवा दे रहा हूं। सो अल्टरनेट फिलोटैक्सी का 3 एग्जाम्पल है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। सो चाइना रोज में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। चाइना रोज की फैमिली कौन सी, एस्टेरेसी। एस्टेरेसी में फिलोटैक्सी क्या आएगी, अल्टरनेट। याद रखना नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्टेरेसी फैमिली में फिलोटैक्सी क्या आएगी, तब आप बोलोगे कि यह तो कहीं नहीं लिखा है, बट ऑब्वियसली सनफ्लावर इज एस्टेरेसी।
सो एस्टेरेसी फैमिली के बारे में यही पढ़ना है हम लोगों को कि सनफ्लावर इज एस्टेरेसी, ठीक है, सनफ्लावर इज एस्टेरेसी, चाइना रोज इज मालवेसी, ठीक है। सो हम लोगों को वही पढ़ना है मालवेसी के बारे में कि एस्टिवेशन का एग्जाम्पल पूछ सकता है। अब देखो मालवेसी के बारे में कहीं लिखा नहीं है, बट चाइना रोज इज मालवेसी। सो द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि मालवेसी में लीफ कैसी होती है, ऐसा पूछेगा तो अल्टरनेट बोलना पड़ेगा, ठीक है। मस्टर्ड, मस्टर्ड आप जानते हो, ब्रासिकेसी बोलते हैं इसको, ब्रासिकेसी, ठीक है। सो यही है, न्यू एडेड फैमिलीज के क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं, और कहीं तो दिया नहीं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी में दो है, ग्वावा और कैलोट्रोपिस, ग्वावा और कैलोट्रोपिस, ठीक है। और वॉल्ड फिलोटैक्सी, वॉल्ड फिलोटैक्सी में एक ही है, आल्स्टोनिया, क्या, आल्स्टोनिया। सो बस ये अपने को याद रखना है, आल्स्टोनिया एक स्पीसीज लेवल पे एग्जांपल, अपोजिट फिलोटैक्सी वंस अगेन स्पीसीज लेवल पे एग्जांपल, लेकिन अल्टरनेट फिलोटैक्सी का फैमिली लेवल पे एग्जांपल। आप याद रखो, लीव्स ऑफ एस्टेरेसी, ब्रासिकेसी एंड मालवेसी, व्हिच मींस मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर आर यूजुअली अल्टरनेट फिलोटैक्सी, मतलब वन लीफ, एक नोट से एक लीफ निकलती है, कौन से फैमिली में, वन आंसर कैन बी ब्रासिकेसी, ठीक है, वन आंसर कैन बी सनफ्लावर, ठीक है। सो सिमिलरली चाइना रोज, ग्वावा, आल्स्टोनिया यहां दिया हुआ है, याद रखो तीन एग्जांपल याद रखने अल्टरनेट के, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, और यहाँ पे दो, ग्वावा, कैलोट्रोपिस, यहाँ पे एक ही आल्स्टोनिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, लेट्स डू दिस। इनफ्लोरेसेंस, जिस तरह से लीफ का अरेंजमेंट लीफ के एक्सिस पे, उसको हम लोग फिलोटैक्सी बोलते हैं, सिमिलरली फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे फ्लोरोटैक्सी नहीं बोलते, इनफ्लोरेसेंस बोलते। सो दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, बट दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मदर एक्सिस ऑफ फ्लावर विच इज फ्लोरल एक्सिस विच इज स्टेम, ठीक है। सो इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। सो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लॉलीपॉप जैसा एक फ्लावर इस तरह से पाया जाता है टॉप पे। ये सिचुएशन तब होती है जब शूट एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल बड कन्वर्ट हो जाए फ्लावर में, तो एक ही फ्लावर टॉप पे पाया जाता है। तो ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन ये एक ही है, तो इसको जनरली हम लोग अलग से स्पेशल पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी। क्या बोलते हैं, सॉलिटरी। याद रखना सॉलिटरी कब बोलेंगे, जब एक ही फ्लावर पाया जाए एट द टॉप। क्यों, बाकी फ्लावर क्यों नहीं है, क्योंकि जो एपाइकल बड है वो जल्दी प्रीमेच्योरली किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, और ज्यादा फ्लावर नहीं बियर हो पाते हैं। सो व्हेन सिंगल फ्लावर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एपेक्स, दैट काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, लेकिन याद रखो ये भी एक ही फ्लावर है जो टॉप पे है। अब जनरली इसमें कई सारे फ्लावर नहीं तो इन्फ्लोरेसेंस वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी जस्ट रिमेंबर, सॉलिटरी फ्लावर वो होता है जब शूट अपाइकल मेरिस्टेम पे एक ही फ्लावर पाया जाए और बाकी कोई फ्लावर उस एक्सेस पे पाया ही ना जाए, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिटरी। नाउ उसके बाद जो जिसमें मल्टीपल फ्लावर है वो दो तरह के हैं अपने सिलेबस में, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मेन एक्सिस ये ग्रो करता जाएगा और फ्लावर लेटरली आएंगे, जैसे लीफ आती है ना वैसे लेटरली आएंगे, कौन से ऑर्डर में, एक्रोपेटल ऑर्डर में, जस्ट लाइक लीफ। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मेन एक्सिस, ये देखो ना ये ग्रो करता जाएगा, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, और ये फ्लावर कैसे आएंगे, लेटरली, साइड में आ रहे हैं ना फ्लावर, तो फ्लावर्स आर लेटरल नॉट एपाइकल, फ्लावर्स आर लेटरली बॉर्न, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, कौन से ऑर्डर में, इन एक्रोपेटल ऑर्डर, जस्ट लाइक लीफ, इन एक्रोपेटल ऑर्डर। जैसे लीफ होती है ना एक्रोपेटल होती है और लेटरल होती है, वैसे फ्लावर भी रहेगा। सो फ्लावर्स आर बॉर्न इन सिमिलर मैनर एज लीव्स आर बॉर्न इन केस ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या रखना है कि मेन एक्सिस पे ये जो येलो कलर का मैंने स्ट्रक्चर्स बने, दीज आर फ्लावर्स, कैन यू सी, दिस इज लार्जर फ्लावर, दिस इज स्मॉलर फ्लावर, दिस इज येट स्मॉलर फ्लावर। साइमोज में दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर एंड देन यू हैव स्मॉलर फ्लावर्स एट द लोअर एंड्स, ठीक है। सो नाउ साइमोज में क्या हो रहा है, मेन एक्सिस
ये ग्रो नहीं कर रहा है, ये एंड हो जा रहा है कहां पे? फ्लावर में। कौन से फ्लावर में? स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट? लार्जेस्ट। सो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन लार्जेस्ट फ्लावर। इसका मतलब लिमिटेड ग्रोथ है। यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, अनलिमिटेड ग्रोथ है। और यहाँ पे कैसी ग्रोथ है? मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, सो देयरफॉर वी हैव लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस। मतलब ये स्टेम लिमिटेड ग्रोथ करेगी। अरे यहाँ पे मेरे स्टेम ही नहीं है तो ये ऊपर थोड़ी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी जो लेटरल फ्लावर्स हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में है। सो यहाँ पे भी लेटरल फ्लावर्स हैं। याद रखना, यहाँ पे लेटरल फ्लावर नहीं है सॉलिटरी में। लेटरल फ्लावर्स आर एब्सेंट इन सॉलिटरी। लेटरल फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर इन रेसिमोस, एंड लेटरल फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर इन केस ऑफ साइमोस। ठीक है। तो साइमोस में क्या है? लेटरल फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर। व्हाट इज बेसिपेटल ऑर्डर? जैसे कि एक्रोपेटल ऑर्डर में यंगेस्ट एट एपेक्स होता है, वैसे ही बेसिपेटल में यंगेस्ट एट बेस होता है। आप याद रखो, बेसिपेटल, एक्रोपेटल, एंडार्च, एक्सार्च, ये सब छोटे वाले के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं। हमेशा बॉटनी में जनरली देखा जाता है कि छोटे वाले स्ट्रक्चर के बेसिस पे पोजीशन डिसाइड होती है। सो अगर छोटा फ्लावर नीचे है, बेस पे है, बेसिपेटल। अगर छोटा फ्लावर एपेक्स पे है, एक्रोपेटल। सो छोटे वाले के हिसाब से नाम डिसाइड होता है, एक्रो या बेसी। ठीक है। सो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिपेटल ऑर्डर मतलब यंगेस्ट एट, यंगेस्ट मतलब ऑल्सो स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट एट बेस। और एक्रोपेटल ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं? यंगेस्ट एट एपेक्स। ठीक है। सो याद रखो जस्ट थ्री थिंग्स। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम या फिर फ्लोरल एक्सिस। वो स्टेम जिसपे फ्लावर्स होते हैं उसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। वो स्टेम जिसपे लीफ होती है उसको लीफ एक्सिस बोलते हैं। सो एक्सिस इज नथिंग बट स्टेम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक ही फ्लावर है टॉप पे, व्हेन टर्मिनल बड या एपाइकल बड ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर एंड देन यू हैव नो अदर फ्लावर्स, जस्ट वन सिंगल फ्लावर, तो उसको अकेले वाले को क्या बोलते हैं? सॉलिटरी फ्लावर। नाउ अगर कलेक्शंस ऑफ फ्लावर हैं तो दो पैटर्न देखा जाता है, रेसिमोस और साइमोस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस और लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस। साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ है मेन एक्सिस की, बिकॉज इट एंड्स इन द लार्जेस्ट फ्लावर, द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ दैट एक्सिस। ठीक है। हो सकता है कि बगल में कोई दूसरा एक्सिस हो और उस पे इससे बड़ा फ्लावर हो, लेकिन इस एक्सिस का सबसे बड़ा फ्लावर वही होगा जो एंड पे पाया जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। फ्लावर की जो स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। जैसे लीफ में पेटियोल, वैसे फ्लावर में पेडिसल। नेक्स्ट, रिसेप्टिकल क्या होता है? रिसेप्टिकल आप ऐसे सोच सकते हो कि पेडिसल है और ये फ्लावर का मदर एक्सिस है, ये फ्लावर का स्टेम है और ये फ्लावर का पेडिसल है। रिसेप्टिकल या थैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सब कुछ रखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलिक्स भी रखा रहेगा, कोरोला भी रखा रहेगा, गाइनोशियम भी रखा रहेगा, एंड्रोशियम भी रखा रहेगा। सो वो रिसेप्टिकल, वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सब कुछ रखा रहता है, वो बेस जहां से सारे फ्लोरल वॉल्स अराइज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। सो थैलेमस क्या है? बेस फ्रॉम विच ऑल फ्लोरल वॉल्स अराइज, बेस फ्रॉम विच ऑल फ्लोरल वॉल्स अराइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। नेक्स्ट, उसके बाद चार फ्लोरल वॉल है। आप जानते हो कैलिक्स कोरोला क्या होती है? एक्सेसरी होती है। ठीक है। कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। और ये प्रोटेक्टिव होता है, बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, ग्रीन होता है, क्लोरोफिलस होता है। कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स, कलरफुल होते हैं, एंटोमोफिली में कॉमन है, जूफिली में कॉमन है। कोरोला हेल्प्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंसीज, पार्टिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज, और कोरोला के मेंबर्स को पेटल्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, दो वर्ड याद रखना है। पहला वर्ड गैमो, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, और दूसरा का मतलब पॉली, पॉली का मतलब होता है फ्री। ठीक है। सो अगर कहीं लिखा है गैमोसेपलस, तो उसका मतलब है कि सेपल्स आर फ्यूज्ड। कहीं लिखा है गैमो टेपलस, मतलब टेपल्स आर फ्यूज्ड। याद है कैलिक्स कोरोला के साथ साथ लिलिएसी फैमिली में
एक वॉल पाई जाती है पेरियांथ, जो कि कैलिक्स और कोरोला न होकर के पेरियांथ पाई जाती है। जब जब सेपल और पेटल एक जैसे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपल्स। और जस्ट रिमेंबर कि ये लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। कौन सी फैमिली में? लिलीज की फैमिली में। सो लिलीज में वी हैव पेरियांथ इंस्टेड ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। जब कैलिक्स कोरोला एक जैसे हैं, उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे वाटर लिली में ऐसा होता है कि कैलिक्स और कोरोला एक जैसे होते हैं, यू कांट टेल विच इज कैलिक्स एंड विच इज कोरोला, ठीक है। या तो दोनों ग्रीन होते हैं या तो दोनों कलरफुल होते हैं। सो व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंग्विशेबल, वी कॉल द वर्ड पेरियांथ। सेपल पेटल ना बोल के टेपल बोलते हैं। सो गैमोटेपलस मतलब टेपल्स फ्यूज्ड, पॉलीटेपलस पेटल्स फ्री, गैमोसेपलस पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स फ्यूज सेपल्स फ्री, और फाइनली गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स फ्यूज्ड एंड पेटल्स फ्री, ठीक है। सो ये हो गया कैलिस कोरोला। आप याद रखो कैलिस का काम प्रोटेक्टिव है, कोरोला जो है वो हमेशा कैलिस के अंदर होता है। तो आउटर मोस्ट वॉल कौन है? कैलिक्स, और उसके अंदर सेकेंड वॉल कौन है? कोरोला। कोरोला में फ्लावर में शेप बहुत तरह की होती है, तो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वो डायग्राम दिखाना चाहूंगा। इन एनसीईआरटी वी हैव द डायग्राम, आई थिंक, ठीक है। तो अलग अलग शेप का फ्लावर होता है, ठीक है। अलग अलग उसमें शेप पाई जाती है पेटल्स में, ठीक है। सो ये लाइन पे फोकस करना, व्हेन पेटल्स आर फ्री द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, अगर पतले पतले ट्यूब जैसे पेटल हैं, आपने देखा होगा बहुत से पिटूनिया में, बहुत से लिलीज में क्या होता है कि ऐसे पतले से ट्यूब जैसे होते हैं, ऊपर जाके खुले रहते हैं। सो ट्यूब्यूलर फ्लावर हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी बेल शेप्ड। बेल शेप बेसिकली मीन घंटा शेप्ड, ठीक है। तो बेल शेप्ड आप समझ रहे हो, बेल शेप मतलब ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड। फ्लावर में क्या शेप होगी? बेल जैसी होगी। नेक्स्ट, फ्लावर में क्या शेप होगी? ऐसे ट्यूब्यूलर शेप होगी, ट्यूब्यूल जैसे होंगे, ठीक है। सिमिलरली दे कैन बी व्हील शेप, जैसे व्हील जैसा होगा, फनल जैसे होंगे। सो अलग अलग शेप कोरोला की एनसीईआरटी में दी है, इसको समझो आप। नेक्स्ट, उसके बाद एंड्रोशियम गाइनोशियम।